A very good morning to all my dear students. Let's start the today's class with our chapter Natural Resources. इस चैप्टर में हमने पिछले क्लास में ये पढ़ा था कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज को हम कैसे बचा सकते हैं, एयर क्या होती है, विंड क्या होती है। तो ये सारी चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में कवर की थी। इस लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे कि रेन कैसे बनती है, क्लाउड्स कैसे बनते हैं, रेन होती क्या है। ओके, तो ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा। ओके, तो रेन सिंपली मैं आप लोगों को बोलूँगा कि आप लोग अपने एरिया के आसपास जितने भी पानी के सोर्सेज देखते हो, चाहे वो कोई तालाब हो, कोई कुआं हो या कहीं पर भी जहाँ पर पानी मौजूद हो, तो जब सूरज की रोशनी, सन की रोशनी उस पानी पे पड़ती है तो वो पानी धीरे धीरे भाप बन के उड़ता है इवेपोरेशन प्रोसेस से। ठीक है, वो पानी धीरे धीरे इवेपोरेट करता है। ठीक है, जब पानी धीरे धीरे इवेपोरेट करता है तो वो ऊपर जा कर के क्लाउड्स बना लेता है। क्या बना लेता है? क्लाउड्स। ठीक है, अब क्लाउड्स जब इतने भारी हो जाते हैं, उनमें इतना वाटर वेपर इकट्ठा हो जाता है, इतना पानी इकट्ठा हो जाता है कि वो अब उस पानी को होल्ड नहीं कर सकते, तो वो रेन के फॉर्म में बरसता है। ओके, तो ऐसे रेन बनती है। मैंने आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझा दिया कि जो पानी पाया जाता है लैंड सरफेस पे, चाहे वो तालाबों में हो, चाहे नदियों में हो, चाहे ओशंस में हो, उस पानी पर जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो वो पानी धीरे धीरे इवेपोरेट करता है, बादल बना लेता है। और जब वो बादल इतने ज़्यादा भारी हो जाते हैं, उनमें पानी इतना भर जाता है कि उनकी कैपेसिटी जो है वो सेचुरेट हो जाते हैं, मतलब कैपेसिटी उनकी ख़त्म हो जाती है, तो वो रेन के फॉर्म में बरस जाते हैं। ठीक है, अब मैं हमारी बुक में क्या लिखा हुआ है उसको मैं एक एक लाइन को पढ़ के आपको एक्सप्लेन करूँगा। ओके, तो रेन, लेट अस गो बैक नाउ टू द क्वेश्चन ऑफ हाउ क्लाउड्स आर फॉर्म्ड एंड ब्रिंग अस रेन। तो चलिए हम उस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो हमें ये पूछ रहा था कि क्लाउड्स कैसे बनते हैं और रेन कैसे होती है। वी शुड स्टार्ट बाई डूइंग अ सिंपल एक्सपेरिमेंट। हम एक सिंपल एक्सपेरिमेंट से स्टार्ट कर सकते हैं जो ये डेमोन्स्ट्रेट करता है कि सम ऑफ द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग दीज क्लाइमेटिक चेंजेस। तो वो ये डेमोन्स्ट्रेट करता है कि वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो इन क्लाइमेटिक चेंजेस के थ्रू होते हैं। ओके, तो एक्टिविटी 14.3 में क्या बोला गया है वो मैं आपको बताता हूँ। टेक एन एम्प्टी बॉटल ऑफ द सॉर्ट इन विच बॉटल्ड वाटर इज सोल्ड। एक खाली बॉटल लेनी है, ठीक है, जिसमें जो पानी भरा हुआ है वो हटा दिया जाए। ठीक है, अब लगभग 5 से 10 ml उस पर पानी डाल देना है आपको और उस बॉटल को टाइटली बंद कर देना है, उसका ढक्कन। ठीक है, और उसको शेक करके यानी हिला करके रख देना है सूरज की रोशनी में। ठीक है, 10 मिनट के लिए। फिर आपको क्या करना है, इससे होगा क्या? देखिए, आपने बॉटल को पहले पूरा खाली किया, फिर उसमें लगभग 5 से 10 ml पानी भरा, फिर उस बॉटल को हिला करके आपने 10 मिनट के लिए सूरज की रोशनी में रख दिया। तो जो पानी भरा हुआ है बॉटल के अंदर वो धीरे धीरे इवेपोरेट करना चालू करेगा, वो धीरे धीरे उड़ना चालू करेगा। इवेपोरेट करके वो इकट्ठा हो जाएगा बॉटल के कॉर्नर्स में। ठीक है, वाटर वेपर के फॉर्म में। ठीक है, अब आपको क्या करना है, एक अगरबत्ती जलानी है। ठीक है, इंसेंस स्टिक बोलते हैं अगरबत्ती को, उसको जलाना है। ठीक है, बॉटल के ढक्कन को खोलना है और अगरबत्ती के धुएं को आपको उसके अंदर डाल देना है। ठीक है, तुरंत बॉटल का ढक्कन बंद करना है और बहुत तेज़ी से बॉटल को प्रेस करना है, दबाना है। ठीक है, और जितना ज़्यादा उसको दबा सकते हैं आपको उतना दबाना है। ठीक है, कुछ सेकंड के लिए रुकना है और फिर बॉटल को रिलीज़ कर देना है, नॉर्मल पोजीशन पर ले आना है और वापस से बॉटल को दबाना है। ऐसा करने से क्या होगा, जो अगरबत्ती का गर्म धुआं उसके अंदर है वो फॉगी हो जाएगा, फॉग में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, द above experiment replicates on a very small scale what happens when air with a high content of water vapor goes from a region of high pressure to a region of low pressure और वाइस वर्सा। ये एक्सपेरिमेंट ये बताने के लिए है कि जब हवा, मॉइस्ट एयर, ऐसी एयर जिसमें वाटर वेपर ज़्यादा हो, वो हाई प्रेशर वाले एरिया से लो प्रेशर वाले एरिया की तरफ जाती है,
या फिर लो प्रेशर एरिया से हाई प्रेशर की तरफ जब रिवर्स होता है तो फिर क्या प्रोसेस होता है। ओके, आप लोगों को पता ही है हवा अपने हाई प्रेशर से अपने लो प्रेशर की तरफ जाती है। दैट मीन्स जहाँ पर हवा का दबाव ज़्यादा होगा वहाँ से वो किधर भागेगी, जहाँ पर कम होगा। ओके, व्हेन वाटर बॉडीज़ आर हीटेड, जब वाटर बॉडीज़ यानी ऐसी ऐसी जगह जहाँ पर पानी भरा हुआ होता है, जैसे तालाब हो गया, ओके, ओशन हो गया, रिवर्स हो गई, तो जब वाटर बॉडीज़ गर्म होती हैं दिन में सूरज की रोशनी से, तो बहुत सारा पानी जो है इवेपोरेट करता है और हवा में चला जाता है। वो पानी बन जाता है वाटर वेपर। ठीक है, सम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर ऑल्सो गेट्स इनटू द एटमॉस्फेयर। इनमें से वाटर वेपर का कुछ अमाउंट कहाँ चला जाता है, एटमॉस्फेयर में, बिकॉज ऑफ वेरियस बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़, बहुत सारी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ के कारण। दिस एयर ऑल्सो गेट्स हीटेड, ये एयर भी हीट होती है धीरे धीरे। द हॉट एयर राइजेज अप, ये गर्म हवा ऊपर जाती है, कैरिंग द वाटर वेपर विथ इट, और इस गर्म हवा के साथ वाटर वेपर भी धीरे धीरे उठती है। एज द एयर राइजेज, जैसे ये एयर राइज होती है, इट एक्सपैंड्स एंड कूल्स, ये फैलती है और ठंडी हो जाती है। दिस कूलिंग कॉजेज द वाटर वेपर इन द एयर टू कंडेंस। अब जैसे ही हवा ऊपर जाती है तो ऊपर टेम्परेचर जो है आसमान में वो कम होता है, बहुत ज़्यादा कम टेम्परेचर होता है। तो ये गर्म हवा जैसे ही ऊपर जाकर ठंडी होती है तो ये बना लेती है क्या, ये बना लेती है छोटी छोटी पानी की बूंदें, और ये पानी की बूंदें ऊपर इकट्ठा हो जाती हैं आसमान में। ठीक है, और ये बना लेती हैं क्लाउड्स। ठीक है, दिस कंडेंसेशन ऑफ वाटर इज फैसिलिटेटेड इफ सम पार्टिकल्स कुड एक्ट एज अ न्यूक्लियस फॉर दीज ड्रॉप्स टू फॉर्म अराउंड। अब ये बादल बनते कैसे हैं, देखिए, छोटे छोटे जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो ऊपर मौजूद होते हैं, तो वो छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स के किनारे किनारे वाटर वेपर आ करके जब ठंडी होती है तो वाटर वेपर ठंडी होकर के एक ड्रॉप बना लेती है। वो ड्रॉप बड़ी होती जाती है क्योंकि और वाटर वेपर उसके इर्द गिर्द इकट्ठा होती है, और वो एक छोटी सी वाटर वेपर से, वाटर वेपर की बूंद से एक बादल बन जाता है पूरा का पूरा। ठीक है, दिस कंडेंसेशन ऑफ वाटर इज फैसिलिटेटेड इफ सम पार्टिकल्स कुड एक्ट एज अ न्यूक्लियस। ये जो कंडेंसेशन है वाटर का, ये फैसिलिटेट होता है अगर कुछ पार्टिकल्स जो है वो एक न्यूक्लियस की तरह एक्ट करे। ठीक है, नॉर्मली डस्ट एंड अदर सस्पेंडेड पार्टिकल्स इन द एयर परफॉर्म दिस फंक्शन। जो नॉर्मली डस्ट और दूसरे पार्टिकल्स हैं वो ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं। वंस द वाटर ड्रॉपलेट्स आर फॉर्म्ड, एक बार वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाएं, दे ग्रो बिगर बाय द कंडेंसेशन, वो बड़े होते जाते हैं कंडेंसेशन प्रोसेस से। ठीक है, इन वाटर वेपर्स का कंडेंसेशन होता है और वो बड़े होते जाते हैं। व्हेन द ड्रॉप्स हैव ग्रोन बिग, जब ये वाटर की ड्रॉपलेट्स बड़ी हो जाती हैं और हैवी हो जाती हैं, दे फॉल डाउन इन द फॉर्म ऑफ रेन, वो नीचे गिरती हैं रेन के फॉर्म में, बारिश के फॉर्म में। समटाइम्स व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द एयर इज़ लो इनफ, जब एयर का टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है तो प्रेसिपिटेशन अकर हो सकता है, प्रेसिपिटेशन हो सकता है स्नो, स्लीट या हेल के फॉर्म में। प्रेसिपिटेशन किसके फॉर्म में हो सकता है, बर्फ़, स्लीट या हेल के फॉर्म में। हेल मतलब क्या होता है, ओले। ओके, रेनफॉल पैटर्न्स आर डिसाइडेड बाय प्रिवेलिंग विंड पैटर्न्स, हवाओं का जो पैटर्न होता है, हवाओं का पैटर्न क्या होता है, हवा जहाँ से जहाँ चलती है, जैसे अगर हवा मैं बोलूँ, हवा चलती है साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, मतलब ये हवा एंटर करती है वेस्टर्न घाट से। इंडिया का जो मैं आपको स्टेट्स बताता हूँ, केरला, कर्नाटका, इस तरफ से हवाएं एंटर करती हैं और ये जाती हैं नॉर्थ ईस्ट की तरफ। ठीक है, तो इसको साउथ वेस्टर्न मानसून बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये कहाँ से एंटर करती हैं, साउथ वेस्ट से एंटर करती हैं। ठीक है, तो जिस तरह से ये हवाएं एंटर करती हैं उसी तरह से बारिश भी आती है इंडिया में। ठीक है, तो यहाँ पर यही बोल रहा है कि रेनफॉल का जो पैटर्न है वो रेनफॉल का पैटर्न फॉलो करता है विंड के पैटर्न को।
इन लार्ज पार्ट्स ऑफ इंडिया, इंडिया के ज़्यादातर हिस्सों में रेन्स आर मोस्टली ब्रॉट बाय साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट मानसून। इंडिया के ज़्यादातर पार्ट्स में साउथ वेस्ट या नॉर्थ ईस्ट मानसून से ही हवाएं होती हैं, ठीक है। वी हैव ऑल्सो हर्ड वेदर रिपोर्ट्स दैट से डिप्रेशंस इन द बे ऑफ बंगाल हैव कॉज्ड रेन्स इन सम एरियाज। तो ये डिप्रेशंस है क्या? डिप्रेशंस मतलब होता है लो प्रेशर एरिया। तो बे ऑफ बंगाल में क्या होता है? लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है। लो प्रेशर एरिया कैसे क्रिएट होता है? वहाँ पर जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो वहाँ की जो लैंड का एरिया है उधर पर बहुत ज़्यादा गर्म होने के कारण वहाँ की लैंड के ऊपर की जो एयर है वो भी गर्म हो जाती है और वो गर्म हवा ऊपर की तरफ चली जाती है। उसके ऊपर जाने से जहाँ से वो उठ कर गई है वहाँ पर लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो आसपास से हाई प्रेशर वाली हवाएं बहुत तेज़ी से उसकी तरफ आती हैं, ठीक है। अब एक एक्टिविटी दी है 14.4, कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम न्यूज़पेपर्स ऑन वेदर रिपोर्ट्स ऑन टेलीविज़न अबाउट रेनफॉल पैटर्न्स अक्रॉस द कंट्री। हमारी कंट्री में क्या रेनफॉल पैटर्न चलता है उससे रिलेटेड आपको वेदर रिपोर्ट्स इकट्ठा करनी, ठीक है। न्यूज़पेपर से इकट्ठा करिए या फिर टेलीविज़न से इकट्ठा करिए। तो जहाँ से भी आपको इकट्ठा करना है वहाँ से वेदर रिपोर्ट्स इकट्ठा करिए। ऑल्सो फाइंड आउट हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ रेन गॉज एंड मेक वन। और यहाँ तक कि ये भी पता लगाइए कि एक रेन गॉज कैसे बनाया जाता है और बनाने की भी कोशिश करिए उसको। What precautions are necessary in order to get reliable data from this rain gauge? क्या प्रिकॉशंस ज़रूरी हैं एक रेन गॉज बनाने के लिए, ठीक है। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस का आंसर करिए। इन विच मंथ डिड योर सिटी, टाउन, विलेज गेट द मैक्सिमम रेनफॉल? साल के कौन से महीने में आपका शहर, गांव या फिर विलेज यानी जहाँ पर आप रह रहे हो या जहाँ पर जिस शहर में आप रह रहे हो उस शहर में कौन से महीने में सबसे ज़्यादा बारिश होती है? दूसरा क्वेश्चन है, इन विच मंथ डिड योर स्टेट या यूनियन टेरिटरी गेट मैक्सिमम रेनफॉल? कौन से महीने में आपका स्टेट या यूनियन टेरिटरी मैक्सिमम रेनफॉल होती है उसमें, ठीक है। तीसरा, इज़ रेन ऑलवेज अकम्पनीड बाई थंडर एंड लाइटनिंग? क्या जो रेन है यानी बारिश वो हमेशा थंडर यानी बिजली और लाइटनिंग से के साथ में ही आती है? अगर ऐसा नहीं है तो इन विच सीज़न डू यू गेट मोर ऑफ थंडर एंड लाइटनिंग विद द रेन? तो ऐसा कौन सा सीज़न है जिसमें आप ज़्यादातर थंडर और लाइटनिंग को रेन के साथ ला सकते हो? ओके। एक्टिविटी 14.5, फाइंड आउट मोर अबाउट मानसून्स एंड साइक्लोन्स फ्रॉम द लाइब्रेरी। मानसून्स और साइक्लोन्स के बारे में लाइब्रेरी से पता करिए कि ये होते क्या हैं, मानसून कैसे आते हैं, साइक्लोन्स कैसे बनते हैं। ट्राई एंड फाइंड आउट द रेनफॉल पैटर्न ऑफ एनी अदर कंट्री। किसी दूसरे कंट्री, इंडिया के अलावा किसी और कंट्री का रेनफॉल पैटर्न आप पता करिए कैसे होती है वहाँ पर रेनफॉल। इज़ द मानसून रिस्पॉन्सिबल फॉर रेन्स द वर्ल्ड ओवर? क्या मानसून रिस्पॉन्सिबल है रेन के लिए जो पूरी दुनिया में होती है? एयर पोल्यूशन, वी कीप हेयरिंग ऑफ द इंक्रीजिंग लेवल्स ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर इन द न्यूज़। हम हमेशा सुनते रहते हैं इंक्रीजिंग लेवल ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ऑक्साइड बढ़ रहे हैं, सल्फर ऑक्साइड बढ़ रहे हैं, इनका लेवल इंक्रीज़ हो रहा है, ये हम हमेशा सुनते रहते हैं। People often bemoan the fact that the quality of air has gone down since childhood. हमेशा लोग ये बात करते रहते हैं कि जो एयर की क्वालिटी है, एयर की क्वालिटी घट गई है। ओके, यह आपने सुना होगा, जो हमारे पिताजी लोग हैं वो लोग बोलते रहते हैं कि जो पहले हवा हुआ करती थी, हवा में जो शुद्धपन था वो अब आज की डेट में ख़त्म हो गया है। तो एयर पोल्यूशन होता क्या है? जो एयर हमारे आसपास है, जो हवा हमारे आसपास मौजूद है, जिस एयर को हम सांस लेते हैं, उससे हम ऑक्सीजन लेते हैं, उस एयर की क्वालिटी में पॉल्यूशन या पॉल्यूटेंट्स का मिलना, ऐसी चीज़ों का मिलना जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, ठीक है। तो बढ़ती हुई गाड़ियों के साथ ये पॉल्यूशन भी बढ़ता जाता है, ठीक है। द फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल एंड पेट्रोलियम कंटेन स्मॉल अमाउंट्स ऑफ नाइट्रोजन।
जो फॉसिल फ्यूल्स हैं जैसे कोयला, पेट्रोलियम, इसमें बहुत थोड़े थोड़े नाइट्रोजन और सल्फ़र मौजूद हैं, ठीक है। विद दीज फ्यूल्स आर बर्नड, जब ये फ्यूल्स व्हेन दीज फ्यूल्स आर बर्नड, जब ये फ्यूल्स जलाए जाते हैं, नाइट्रोजन और सल्फ़र भी जलते हैं, ठीक है। जैसे जब हम पेट्रोल को गाड़ी में डालते हैं तो वो पेट्रोल अंदर जाकर स्पार्क की मदद से जलता है, ठीक है। जब वो जलता है तो जो साइलेंसर होता है हमारा, उससे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फ़र डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसी गैसेस बाहर निकलती। ये गैसेस एटमॉस्फेयर में चली जाती हैं, यानी हमारी हवा में चली जाती हैं आसपास, ठीक है, और एटमॉस्फेयर को नुकसान पहुंचाती हैं। नॉट ओनली इज़ द इनहेलेशन ऑफ दीज गैसेस डेंजरस, दे ऑल्सो डिजॉल्व इन रेन टू गिव राइज टू एसिड रेन। न केवल इन गैसेस को इनहेल करना यानी सांस लेना इन खतरनाक है, बल्कि वो रेन यानी बारिश में डिज़ोल्व होकर के एसिड रेन भी बनाती हैं। कैसे? ये जो गैसेस हैं जो हमारी गाड़ियों से रिलीज़ होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फ़र डाइऑक्साइड, ये ऊपर जा कर के क्या बना लेती हैं? बादल बना लेती हैं, ठीक है। जब ये गैसेस ऊपर बादल में वाटर के साथ मिक्स हो जाती हैं तो ये बना लेती है नाइट्रिक एसिड, सल्फरिक एसिड और कार्बोनिक एसिड, और ये तीनों एसिड हमारी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल होते हैं, ठीक है। द कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, फॉसिल फ्यूल्स का जो कंबशन है यानी जलना है, ऑल्सो इंक्रीजेज द अमाउंट ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल्स इन द एयर। ये फॉसिल फ्यूल्स के जलने के कारण जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं एयर में, हवा में जो मौजूद पार्टिकल्स हैं, वो क्या हो जाते हैं? वो भी बढ़ जाते हैं, ठीक है। दीज सस्पेंडेड पार्टिकल्स कुड बी अनबर्नड कार्बन पार्टिकल्स। ये जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं ये बिना जले हुए कार्बन के पार्टिकल्स होते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन्स। इन पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन्स। प्रेजेंस ऑफ हाई लेवल ऑफ ऑल दीज पोल्यूटेंट्स, हाई लेवल, इन पोल्यूटेंट्स का हाई लेवल के कारण क्या होता है कि हम ज़्यादातर, जैसे दिल्ली वगैरह में आपने देखा होगा जहाँ पर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, तो सर्दियों के टाइम पर वहाँ पर विजिबिलिटी बहुत कमज़ोर हो जाती है, मतलब हम देख नहीं सकते। तभी यमुना एक्सप्रेसवे और दूसरी जगह पे जहाँ गाड़ियों का आदान प्रदान ज़्यादा होता है, जहाँ गाड़ियाँ ज़्यादा चलती हैं, तो वहाँ पर एक्सीडेंट्स वगैरह बहुत होते हैं। एक्सीडेंट के कारण क्या है? एक्सीडेंट का मेन कारण यही है कि जो हवा में मौजूद ये जो गैसेस हैं जो कार्बन पार्टिकल्स रिलीज़ करती हैं, तो उनके कारण हमारी देखने की कैपेसिटी कम हो जाती है, क्योंकि वो धुंधला दिखने लगता है हमें। हवा में ऑब्वियस सी बात है, अगर गंदगी मौजूद होगी या डस्ट पार्टिकल्स मौजूद होंगे तो हमें आसानी से दिखेगा नहीं। तो वही चीज़ होती है यहाँ पर भी, ओके। द कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स ऑल्सो इंक्रीज द अमाउंट ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल्स इन द एयर। फॉसिल फ्यूल्स के जलने से क्या होता है? जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं हवा में, वो सस्पेंडेड पार्टिकल्स भी बढ़ जाते हैं, ठीक है। दीज सस्पेंडेड पार्टिकल्स कुड बी अनबर्नड कार्बन पार्टिकल्स और सब्सटेंसेस कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। ये जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं ये अनबर्नड कार्बन पार्टिकल्स हैं जिनको हम हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। इन अनबर्नड कार्बन पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन्स। प्रेजेंस ऑफ हाई लेवल ऑफ दीज पोल्यूटेंट्स, इन पोल्यूटेंट्स का हाई लेवल में प्रेजेंट होने से क्या होता है? विजिबिलिटी जो है वो कम हो जाती है, स्पेशली इन कोल्ड वेदर। ठंडे वेदर में जब वाटर जो है वो कंडेंस हो जाता है यानी ठंडा हो जाता है, ठीक है, तो वाटर का जो वेपर है वो बहुत ही नीचे पाए जाते हैं। इसीलिए आप देखेंगे सर्दियों में कोहरे वगैरह, कोहरा आ जाता है। तो ये कोहरा क्या होता है? जो भी पार्टिकल्स हैं उनको वाटर वेपर इकट्ठा कर लेती, ठीक है। दिस इज़ नोन एज स्मॉग। इसको क्या बोलते हैं? स्मॉग। जब पानी में, जो हवा में पानी प्रेजेंट है उसमें जब कचड़ा आ जाता है और जिससे हमारी विजिबिलिटी कमज़ोर हो जाती है, तो उस कचड़े को क्या बोलते हैं? स्मॉग। एंड इज़ अ विजिबल इंडिकेशन ऑफ एयर पोल्यूशन। अब ये जो स्मॉग है ये क्या बताता है? एयर पोल्यूशन, ओके। स्टडीज़ हैव शोन दैट रेगुलरली breathing air that contains any of these substances increases the incidence of allergies। तो
जो स्टडीज़ हैं वो हमें ये बताती हैं कि डेली सांस लेने से, ऐसी हवा में सांस लेने से जहाँ पर ये चीज़ें मौजूद हैं, जैसे दिल्ली के लोग जिस हवा में रह रहे हैं, तो उससे बहुत सारी एलर्जीज़ होती हैं, कैंसर होते हैं, हार्ट डिजीज़ेज़ होती हैं। एंड इंक्रीज इन कंटेंट ऑफ दीज हार्मफुल सब्सटेंसेज इन द एयर इज़ कॉल्ड एयर पोल्यूशन। अब इन कंटेंट्स का, इन हार्मफुल कंटेंट्स का अगर बढ़त हो जाती है तो उससे क्या होता है, एयर पोल्यूशन होता है। ओके। Organisms called lichens are found to be very sensitive to the levels of contaminants like sulfur dioxide in the air. ऐसे organisms जैसे लाइकेंस हो गए, ये बहुत सेंसिटिव होते हैं। कहाँ सेंसिटिव होते हैं? जो हवा में पोल्यूशन मौजूद होता है तो लाइकेंस वगैरह उस पोल्यूशन को इंडिकेट कर लेते हैं। मतलब जहाँ पर पोल्यूशन होगा वहाँ पर लाइकेंस नहीं पाए जाएंगे। लाइकेंस होते क्या हैं, पहले ये मैं आपको बता देता हूँ, हालांकि आपने पढ़ा हुआ है। लाइकेंस होते हैं जब कोई एल्गी, एल्गी मतलब काई, और फंगस, जब कोई एल्गी और फंगस साथ में मिलकर रहने लगते हैं म्यूचुअल रिलेशनशिप में, तो उन दोनों को साथ में बोलते हैं लाइकेंस। ये लाइकेंस बहुत अच्छे पोल्यूशन इंडिकेटर्स होते हैं। जहाँ पर पोल्यूशन होगा, जहाँ पर ये गंदगी पाई जाएगी, जहाँ पर हवा शुद्ध नहीं होगी, वहाँ पर ये लाइकेंस मौजूद नहीं होंगे। ठीक है। जहाँ पर शुद्ध हवा होगी वहीं पर ये लाइकेंस मौजूद होंगे। ठीक है। एज डिस्कस्ड अर्लियर इन सेक्शन 7.3.3, lichens can be commonly found growing on the bark of tree as a thin greenish white crust. जो लाइकेंस हैं वो ट्रीज़ के बार्क्स में प्रेजेंट होते हैं एज थिन ग्रीनिश वाइट क्रस्ट, पतली ग्रीन कलर की वाइट क्रस्ट के फॉर्म में। सी इफ़ यू कैन फाइंड लाइकेन ग्रोइंग ऑन द ट्रीज इन योर लोकेलिटी। चलिए देखते हैं कि क्या आप लाइकेंस को फाइंड कर सकते हैं आपकी लोकेलिटी में ग्रो करने वाले एरियाज़ में। ओके। ये नॉर्मली जो पेड़ होते हैं उनकी स्टेम्स में होते हैं। ठीक है। जो उनकी छाल होती है उसमें पाए जाते हैं। लाइकेंस आप गूगल करके देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कैसे दिखते हैं। छोटे छोटे पौधे होते हैं ये। ओके। कंपेयर द लाइकेन ऑन ट्री नियर बिजी रोड्स एंड द ट्री सम डिस्टेंस अवे। उन लाइकेंस को कंपेयर करिएगा जो चलती फिरती रोड के बगल से हैं, और उन लाइकेंस को कंपेयर करिएगा जो घने जंगलों में पाए जाते हैं, तो आपको कलर डिफरेंस पता चलेगा। ऑन द ट्रीज नियर रोड्स कंपेयर द इंसिडेंट्स ऑफ लाइकेंस ऑन द साइड फेसिंग ऑन रोड एंड ऑन द साइड अवे फ्रॉम द रोड। तो लाइकेंस के कलर में जो चेंज आता है, जो रोड पर जो पेड़ होते हैं रोड के किनारे किनारे, उनमें जो लाइकेंस मौजूद होते हैं उनके कलर चेंज को आप गौर करिएगा। ओके। व्हाट कैन यू से अबाउट द लेवल्स ऑफ पोल्यूटिंग सब्सटेंस नियर रोड्स। तो जो पोल्यूटिंग सब्सटेंस होते हैं रोड पर, उनके बारे में आप क्या कह सकते हैं। ठीक है। तो ये सब आप खुद ही सोच सकते हैं कि जो रोड्स वगैरह हैं, तो रोड में गाड़ियाँ चलती हैं, गाड़ियों से क्या होता है, एयर पोल्यूशन होता है। एयर पोल्यूशन से ये लाइकेंस वगैरह जो है वो अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पाते हैं और इनका कलर वलर जो है वो चेंज हो जाता है। ओके। वाटर अ वंडर लिक्विड। आपको भी पता है कि आप खाने के बिना भले ही 10 दिन 15 दिन ज़िंदा रह सकते हो, लेकिन पानी के बिना आप 5 से 6 दिन से ज़्यादा या 7 दिन से ज़्यादा ज़िंदा नहीं रह सकते। ओके। तो पानी जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे शरीर के लिए। वाटर ऑक्यूपाइज अ वेरी लार्ज एरिया ऑफ अर्थ सरफेस। हमारी अर्थ की सरफेस का बहुत बड़ा एरिया कवर करता है वाटर। ठीक है। हमारी अर्थ की सरफेस का बहुत बड़ा एरिया कौन कवर करता है, वाटर। ठीक है। एंड इज़ ऑल्सो फाउंड अंडरग्राउंड, और पानी जो है अंडरग्राउंड भी पाया जाता है, ज़मीन के नीचे भी। सम अमाउंट ऑफ वाटर एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। कुछ वाटर जो है वो वाटर वेपर के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है एटमॉस्फेयर में। ठीक है। एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। मोस्ट of the water on earth's surface is found in seas and oceans and is saline। तो ज़्यादातर जो पानी है अर्थ सरफेस में पाया जाता है सीज और ओशंस में। ठीक है। और ये पानी कैसा होता है, खारा होता है। पीने लायक पानी नदियों में होता है और ज़मीन के नीचे पाया जाता है। तो ये जो पीने लायक पानी है लगभग 3% होता है पूरे दुनिया में जितना पानी पाया जाता है उसका। ठीक है।
और बाकी 97% जो है वो खारा पानी होता है, वो पीने लायक नहीं होता, आप लोगों को भी पता है, ठीक है। फ्रेश वाटर इज़ फाउंड फ्रोजन इन आइस कैप्स। जो फ्रेश वाटर है वो बर्फ़ के पहाड़ों में जमा हुआ होता है, पोल्स में, ठीक है, या ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की चोटियों में, ठीक है। द अंडरग्राउंड वाटर एंड द वाटर इन रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड इज़ ऑल्सो फ्रेश। जो ज़मीन के नीचे पानी पाया जाता है और जो तालाबों में, नदियों में पाया जाता है, वो भी पानी जो होता है वो शुद्ध होता है, फ्रेश वाटर होता है, सलाइन नहीं होता, मीठा पानी होता है वो, ओके। हाउ एवर द अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रेश वाटर वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। हालांकि फ्रेश वाटर कहाँ कहाँ पाया जाता है, कहाँ नहीं पाया जाता है, इसकी अवेलेबिलिटी जो है वो वैरी करती है एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर, ठीक है। प्रैक्टिकली एवरी समर, प्रैक्टिकली बोला जाए तो हर समर, हर गर्मी के सीज़न में मोस्ट प्लेसेस हैव टू फेस अ शॉर्टेज ऑफ वाटर। ज़्यादातर जो प्लेसेस हैं उनमें पानी की दिक्कतें आती हैं, ठीक है, वाटर का शॉर्टेज फेस करना पड़ता है। एंड इन रूरल एरियाज़ में, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में, जहाँ पर वाटर सप्लाई सिस्टम्स को नहीं लगाया गया है, जहाँ पर पानी वाले सिस्टम्स को नहीं लगाया गया है, आसानी से मोटर वगैरह या सप्लाई नहीं मिलती है उनको, तो उनको कुओं से या फिर हैंड पंप वगैरह से पानी भरना पड़ता है। पीपल आर फोर्स टू स्पेंड कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम इन फेचिंग वाटर फ्रॉम फार सोर्सेज। तो लोग वहाँ पर, ग्रामीण क्षेत्रों के लोग क्या करते हैं, बहुत दूर दूर से अब पीने का पानी लेकर आते हैं, ठीक है। एक्टिविटी 14.7, मैनी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस आर ट्राइंग वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स टू इम्प्रूव द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। ज़्यादातर जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हैं, यानी जो नगर निगम वगैरह हैं, वो वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स को ट्राई करते हैं, ठीक है, टू इम्प्रूव द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, जिससे जो पानी अवेलेबल है, पानी की अवेलेबिलिटी बढ़ सके। तो जितने भी नगर निगम वगैरह हैं वो ये कोशिश करते हैं कि शहर में हर कोने तक पानी को पहुंचाया जा सके, तभी अंडरग्राउंड पाइपलाइन वगैरह जो है वाटर की वो सप्लाई करते हैं। फाइंड आउट what these techniques are and how they would increase the water that is available for use। तो ये पता लगाइए कि वो कौन सी टेक्निक हैं और कैसे ये इंक्रीज़ करती हैं वाटर को जो अवेलेबल होता है यूज़ के लिए, ठीक है। बट वाई इज़ वाटर सो नेसेसरी, पर पानी इतना ज़रूरी क्यों है। एंड डू ऑल ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर वाटर, क्या सारे ऑर्गेनिजम्स को पानी चाहिए होता है। ऑल सेलुलर प्रोसेसेस टेक प्लेस इन अ वाटर मीडियम। सारी सेलुलर प्रोसेस मतलब सेल के अंदर जितनी भी प्रोसेस होती हैं, हमारी बॉडी सेल से बनी है और सेल के अंदर जितनी भी प्रोसेस होती हैं उनको पानी की ज़रूरत होती है। जितनी भी रिएक्शंस होती हैं, चाहे वो प्रोटीन का बनना है, कार्बोहाइड्रेट का बनना है या एनर्जी का बनना है, उसके लिए पानी की ज़रूरत होती है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में भी वाटर की ज़रूरत पड़ती है, रेस्पिरेशन में भी वाटर की ज़रूरत पड़ती है। तो वाटर एक बहुत ज़रूरी कंपोनेंट होता है, ओके। ऑल द रिएक्शंस दैट टेक प्लेस विद इन आवर बॉडी, सारी रिएक्शंस जो हमारे बॉडी के अंदर होती हैं उनके लिए पानी चाहिए। एंड विद इन द सेल्स, और सेल के अंदर जो होती हैं, आकर बिटवीन द सब्सटेंसेस दैट आर डिजॉल्व्ड इन वाटर, तो वो वाटर के प्रेजेंस में ही होती हैं। सब्सटेंसेस आर ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर इन अ डिजॉल्व फॉर्म। तो सब्सटेंसेस एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट होते हैं डिजॉल्व फॉर्म में, ठीक है। हेंस ऑर्गेनिजम्स नीड टू मेंटेन द लेवल ऑफ वाटर, इसीलिए जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो वाटर का लेवल जो है वो मेंटेन करके रखते हैं। एंड देयर बॉडीज़ इन ऑर्डर टू स्टे अलाइव, ठीक है, ज़िंदा रहने के लिए। टेरेस्ट्रियल लाइफ फॉर्म्स रिक्वायर फ्रेश वाटर फॉर दिस बिकॉज देयर बॉडीज़ कैनॉट टॉलरेट और गेट रिड ऑफ हाई अमाउंट्स ऑफ डिजॉल्व सॉल्ट्स। जो टेरेस्ट्रियल यानी ज़मीन पर रहने वाले जो लाइफ फॉर्म्स हैं, लाइफ फॉर्म्स का मतलब क्या होता है, जो जानवर हैं ज़मीन पर रहते हैं जो, वो भी बिना पानी के नहीं ज़िंदा रह सकते, ठीक है, क्योंकि उनके शरीर में कंटिन्यूसली वेस्ट प्रोडक्ट बनता रहता है और उस वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर निकालने में पानी ही मदद करता है। दस वाटर सोर्सेज नीड टू बी ईजिली एक्सेसिबल फॉर एनिमल्स एंड प्लांट्स टू सर्वाइव ऑन लैंड, इसलिए जो वाटर के सोर्सेज हैं वो ईजिली एक्सेसिबल होते हैं एनिमल्स और प्लांट्स के लिए, ठीक है, ताकि वो लैंड में सर्वाइव कर सकें, ज़मीन में सर्वाइव कर सकें, इसीलिए पानी बहुत ज़रूरी होता है।
तो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आया होगा, पसंद आया होगा। और जो जो मैंने आप लोगों को समझाया है लाइन बाय लाइन, आप लोग प्लीज़ घर पर सारे पैराग्राफ जहाँ तक मैंने पढ़ा दिया है अभी तक वो रीड करते रहिए 2 से 3 बार, और जो भी डाउट्स हैं वो पूछते रहिए। ओके। और स्टूडेंट्स, मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग पढ़ाई से टच जो है वो दूर मत करिएगा, क्योंकि आप लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी। अभी स्कूल खुलेंगे तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है मेरी कि आप लोग स्कूल आइए। और जो खासकर जो बच्चे बहुत ब्रिलियंट हैं और जो पढ़ना चाहते हैं, जो समझदार बच्चे हैं, वो तो स्कूल आएंगे ही। ओके। और हम आप लोगों को, जितने भी टीचर्स हैं, हम आप लोगों को बहुत ही अच्छे से पढ़ाएंगे इस बार, आपके सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। ओके। और आप लोग बहुत ही अच्छे नंबर लेकर आओगे इस बार। ओके। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। थैंक यू सो मच।